नमस्कार। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी गई है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इसी पुरस्कार के विषय में, जानेंगे किस क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इसका महत्व क्या है, साथ ही साथ इस बार के किन किन श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है और विजेता कौन है, उन पर भी एक नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस खबर की। खबर यही है कि पशुपालन और डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है और इसको एनजीआरए भी कहा जाता है। पशुधन और डेयरी क्षेत्र में देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसीलिए इस पुरस्कार की चर्चा होती है। अब देखिए, इसका सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो गठन कब हुआ, सबसे पहले तो यही आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा के संदर्भ में हम ये बात कर लें सबसे पहले कि इसका गठन कब हुआ। तो इसका गठन किया गया मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा कब किया गया? तो 2021 में इसका गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, 2021 से यह गठित पुरस्कार है। 2014 में एक मिशन शुरू हुआ था। कौन सा मिशन था? तो गोकुल मिशन था। दिसंबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसी गोकुल मिशन के अंतर्गत ही इसको 2021 में इस पुरस्कार को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा कि गोकुल मिशन के अंतर्गत ही इस पुरस्कार को लॉन्च किया गया है 2021 में। इस पुरस्कार को दिए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है? जाहिर सी बात है कि सबसे पहला उद्देश्य यह है कि जितने भी दुग्ध उत्पादन करने वाले किसान हैं, तो उनको सबसे पहले, यानी कि पहले टारगेट कौन से हैं? दुग्ध उत्पादक किसान, यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन करने वाले जो किसान हैं, तो पहले इनकी स्थिति को सुधारा जाए, इन पर फोकस किया जाए। इसके अलावा अगर आप देखें तो डेयरी सहकारी जो समितियां हैं, यानी कि दूसरा हमारा फोकस किस पर है इस पुरस्कार के माध्यम से? तो डेयरी सहकारी जो समितियां हैं, दूसरा इन पर फोकस है। तीसरी अगर हम बात करें कि किस पर फोकस है, तो दुग्ध उत्पादक जो कंपनियां, यानी मिल्क प्रोड्यूसर जो कंपनियां होती हैं, जिनको कि एमपीसी भी कहा जाता है, तो तीसरा फोकस इनके ऊपर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एफपीओ, यानी कि एफपीओ पर फोकस है। एफपीओ क्या है, इसको भी समझ लीजिए। एफपीओ क्या होता है? तो देखिए, एफपीओ होता है कि आप दुग्ध उत्पादक कंपनियों के अलावा जो डेयरी किसान उत्पादक होते हैं, उसको कहते हैं एफपीओ। इस पर भी फोकस होता है। साथ साथ जो कृत्रिम गर्भाधान करने वाले जो टेक्नीशियंस होते हैं, उनको, यानी इन सभी के बीच में कैसे उत्कृष्टता को प्रोत्साहित किया जाए, इनका काम और ज्यादा उत्कृष्ट हो सके, इसीलिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और 2021 में इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर कि कैसे डेयरी फार्मिंग को सुधारा जा सकता है, कैसे जो है स्वदेशी मवेशी संरक्षण को बेहतर किया जा सकता है, कैसे जो है सहकारी डेयरी विकास को बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे वैज्ञानिक प्रजनन सेवाओं को ठीक किया जा सकता है, इसलिए 2021 में गोकुल मिशन के अंतर्गत ही 2014 से जो शुरू हुआ था, इस पुरस्कार को स्टैब्लिश किया गया था। अब इस पुरस्कार की कई श्रेणियां हैं, तो देखिए इसकी 3 श्रेणियां हैं। उन 3 श्रेणियों को भी आप देख लीजिए। पहली श्रेणी जो है, जिसमें यह पुरस्कार दिया जाता है, स्वदेशी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान की श्रेणी होती है। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समितियां, दुग्ध उत्पादक कंपनियां, यानी कि एमपीसी, मिल्क प्रोड्यूसर जो कंपनी होती है, और डेयरी किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ। और तीसरी श्रेणी जो होती है, उसमें सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, इसको एआईटी भी शॉर्ट में कहते हैं। तो इन तीन श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ डेयरी जो किसान होगा उसको दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी जो समितियां होती हैं, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान करने वाले जो टेक्नीशियंस होते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है। अब इन तीनों श्रेणियों के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो ऊपर की जो 2 श्रेणियां हैं, यानी कि पहली और दूसरी, इसमें पुरस्कार राशि के तौर पर पहली, दूसरी और तीसरी रैंक को क्रमशः 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। साथ साथ और क्या प्रदान किया जाता है? तो प्रमाण पत्र भी दिया जाता है और साथ साथ एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाता है। लेकिन जो तीसरी श्रेणी है, इसमें नकद पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियंस की जो श्रेणी है, इसमें नकद पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इसमें जो प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर दिया जाता है। अब देखिए, यहां पर अगर हम देखें तो ये तीनों श्रेणियों के अंतर्गत अब इस बार 2025 में पहली रैंक तीनों श्रेणियों में किसने हासिल की है, उसको हम देखेंगे। अब देखिए, यहां पर विशेष तौर पर इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? तो डेयरी किसानों का जो मोराल है उसको हाई रखा जाए, इसलिए इस पुरस्कार का महत्व है। स्वदेशी जो मवेशी हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी उत्पादकता बढ़ाई जा सके, इसलिए ये पुरस्कार महत्वपूर्ण है। ग्रामीण जो आजीविका है उसको कैसे मजबूत बनाया जा सके, इसलिए भी ये पुरस्कार उनको प्रोत्साहित करने का काम करता है। डेयरी क्षेत्र में कैसे भारत आत्मनिर्भर हो सके, और साथ साथ दूध की गुणवत्ता और उत्तम संरक्षण, इन अच्छे नस्ल की जो हम कह सकते हैं मवेशी है, उनका उत्तम संरक्षण कैसे हो सके। साथ साथ जो किसानों की आय का एक राष्ट्रीय प्राथमिकता
जो रखी गई है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए, इस प्राथमिकता का समर्थन भी ये पुरस्कार करता है। कैसे करता है? तो इस पुरस्कार राशि के तौर पर प्रोत्साहन देकर। अब देखिए इस बार के विजेता कौन कौन रहे, एक नजर उस पर भी डाल लें। तो पहली जो श्रेणी है, देशी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले जो सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान है, उसमें पहली रैंक हम आपको सबकी बता रहे हैं, बाकी रैंक आप विजिट करके देख सकते हैं। फर्स्ट श्री अरविंद यशवंत पाटिल, कोल्हापुर के, महाराष्ट्र के हैं। इन किसान को इस पहली श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब इनको कितनी राशि मिलेगी अभी आपको बताया गया है, चलिए कमेंट करके बताइए। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति, दुग्ध उत्पादक कंपनी, डेयरी किसान उत्पादक संगठन के अंतर्गत पहला पुरस्कार मीननगाड़ी क्षीरोल पद का सहकारण संघम लिमिटेड, वायनाड केरल का है, इसको दिया गया है। और तीसरी श्रेणी जो है सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियंस की जो श्रेणी है, AIT श्रेणी है, इसमें मिस्टर दिलीप कुमार प्रधान को, इनको उड़ीसा के हैं, इनको ये प्रदान किया गया है। तो इन तीनों श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को आपको बताया गया। आपको यह भी बताया गया था कि जो तीसरी श्रेणी है इसमें नकद पुरस्कार नहीं मिलता है, पहली और दूसरी श्रेणी में नकद पुरस्कार दिया जाता है। तो जिनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है, अब आप कमेंट करके बताइए कि नकद पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाएगी। चलिए इसके अलावा आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी देते हैं, इसका जवाब भी आपसे अपेक्षित है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसका जवाब दीजिए कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस वर्ष लॉन्च किया गया था, 2019, 2020, 2021 या 2022? तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।